स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी और कह सकते हैं जादुई पहलू पर बात करने वाले हैं, मानव भ्रूण का विकास। नमस्कार। हाँ, ये सोचना ही अद्भुत है कि कैसे बस एक कोशिका से कुछ ही हफ्तों में अरबों कोशिकाएं मिलकर एक पूरा मानव शरीर बनाती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास एक काफी अच्छा चित्र भी है जो दिखाता है कि भ्रूण की वो शुरुआती परतें कौन सी हैं जिनसे शरीर का हर हिस्सा बनता है। तो आज का हमारा मिशन है इसी नक्शे को समझना, ये जानना कि विकास के उस शुरुआती दौर में बस वो 3 कोशिका परतें जिन्हें हम जर्म लेयर्स कहते हैं, कैसे हमारे पूरे शरीर की नींव रखती हैं। सही कहा। और ये सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं है, इसकी समझ मेडिकल प्रैक्टिस में भी बहुत काम आती है। हाँ बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया जिसे हम सेलुलर विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये एक कमाल के ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हर कोशिका को पता है उसे क्या बनना है, कहाँ जाना है। वाह। तो आज हम इन 3 मुख्य खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे। जी हाँ। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जैसा हमारे स्रोत चित्र में भी दिख रहा है। ठीक है। और ये समझना कि कौन सी परत क्या बनाती है, ये न सिर्फ नॉर्मल डेवलपमेंट समझने के लिए जरूरी है, बल्कि ये जानने के लिए भी कि जन्मजात विसंगतियां यानी कॉन्जेनिटल अनोमलीज क्यों और कैसे होती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से विकास की एबीसी सीखने जैसा है। बिल्कुल, विकास की वर्णमाला। चलिए, तो पहला अक्षर सीखते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ये सबसे बाहरी परत है। स्रोत चित्र इसे 2 मुख्य हिस्सों में दिखा रहा है, सतही एक्टोडर्म और न्यूरल ट्यूब। और एक और खास चीज है न्यूरल क्रेस्ट। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हाँ, तो एक्टोडर्म जैसा नाम से ही जाहिर है, एक्टो मतलब बाहरी। ये मुख्य रूप से वो संरचनाएं बनाता है जो बाहरी दुनिया के संपर्क में आती हैं या हमें दुनिया से कनेक्ट करती हैं। जैसे कि? जैसे सतही एक्टोडर्म से हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत बनती है एपिडर्मिस, हमारा पहला सुरक्षा कवच। इसी से हमारे बाल, नाखून, पसीने की ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, ये सब विकसित होती हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि हमारी आंखों के लेंस और कॉर्निया की जो एपिथेलियम है, वो भी सतही एक्टोडर्म से ही आती है। अरे वाह, ये तो काफी चीजें हो गई। और चित्र में रैथिके की थैली का भी जिक्र है। ये क्या चीज है, इसका क्या महत्व है? हाँ, रैथके की थैली ये असल में सतही एक्टोडर्म का ही एक छोटा सा उभार है, एक आउट पाउचिंग जो भ्रूण के मुंह की छत से ऊपर की तरफ बढ़ता है। अच्छा। और आगे चलकर यही हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि का अगला हिस्सा यानी एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। ये हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करने में बहुत अहम है। ओके। और इसी से जुड़ी एक जानी मानी क्लिनिकल कंडीशन है क्रेनियोफैरिंजियोमा। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये इसी रैथके की थैली के बचे हुए अवशेषों से बनने वाला एक ट्यूमर है, अक्सर बच्चों या किशोरों में मिलता है। तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का एक अच्छा क्लिनिकल उदाहरण है। समझ गया। तो ये हुआ सतही एक्टोडर्म। अब बात करते हैं न्यूरल ट्यूब की। नाम से तो लग रहा है ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी होगी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म का वो हिस्सा है जो अंदर की तरफ मुड़कर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाता है। और यही हमारे पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आधार है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, शरीर का पूरा कमांड सेंटर, इसी से विकसित होते हैं। पूरा सीएनएस? वाह। हाँ, और इसके अलावा स्रोत में कुछ और संरचनाएं भी बताई हैं जो इसी से बनती है, जैसे न्यूरोहाइपोफिसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी सतही एक्टोडर्म से थी और पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब से। और आंखों का रेटिना जो लाइट को सेंस करता है, और पीनियल ग्रंथि जो हमारे सोने जागने के साइकिल को कंट्रोल करती है, वो भी इसी से। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, न्यूरो एक्टोडर्म मतलब सीएनएस और उससे सीधे जुड़ी संरचनाएं। कमाल है। मतलब बाहरी परत सिर्फ त्वचा ही नहीं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी बना रही है। अब ये तीसरी चीज, न्यूरल क्रेस्ट कोशिकाएं। स्रोत की लिस्ट तो देखी मैंने, काफी लंबी है। ऐसा लगता है ये कोशिकाएं बहुत खास हैं। हाँ, ये कोशिकाएं तो वाकई भ्रूणीय विकास के सुपर हीरो जैसी हैं। सुपर हीरो? हाँ, ये तब बनती हैं जब न्यूरल ट्यूब बन रही होती है, उसके किनारों से मतलब क्रेस्ट से ये निकलती हैं और फिर ये पूरे भ्रूण के शरीर में लंबी यात्रा पर निकल पड़ती हैं। अच्छा, मतलब ये माइग्रेट करती हैं? बिल्कुल, और अलग-अलग जगहों पर पहुंचकर आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल अलग-अलग तरह की संरचनाएं बनाती हैं।
इसीलिए इन्हें कभी-कभी मजाक में चौथी जर्म लेयर भी कह देते हैं, हालांकि है ये एक्टोडर्म का ही हिस्सा। तो ये सुपर हीरो कोशिकाएं क्या-क्या बना सकती हैं? लिस्ट तो बहुत लंबी लग रही थी। हाँ, इनकी रेंज देखिए। सबसे पहले तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे सभी तरह के गैंग्लिया, सेंसरी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, नसों को इंसुलेट करने वाली स्वॉन सेल्स, फिर एड्रिनल ग्रंथि का अंदरूनी हिस्सा एड्रिनल मेडुला जो हमारे फाइट और फ्लाइट हार्मोन बनाता है। ओके, ये तो नर्वस सिस्टम हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये त्वचा को रंग देने वाले मेलेनोसाइट्स बनाती हैं। अच्छा। दांतों का मुख्य हिस्सा डेंटिन बनाने वाली ओडोंटोब्लास्ट्स भी यही बनाती हैं। दांत भी? हाँ। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली अंदरूनी मेम्ब्रेन लैप्टोमेनिंजेस, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, हार्ट के वाल्व और सेप्टम बनाने में मदद करने वाले एंडोकार्डियल कुशन। अरे बाप रे। और तो और चेहरे और खोपड़ी की कई हड्डियां और संयोजी ऊतक भी इन्हीं न्यूरल क्रेस्ट कोशिकाओं से बनते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। स्रोत में जो मिमोनिक दिया है ALMO पैसेज, वो इन्हीं सब विविध चीजों को याद रखने में मदद करता है। एंडोकार्डियल कुशन, लेप्टोमेनिंजेस, मेलानोसाइट्स, ओडोंटोब्लास्ट्स, PNS गैंग्लिया, एड्रिनल मेडुला, श्वॉन सेल्स, स्कल बोन्स। ये कोशिकाएं वाकई विकास की अद्भुत वर्सेटैलिटी दिखाती हैं। सच में कमाल की अनुकूलन क्षमता है। एक ही तरह की कोशिकाएं निकलकर इतनी अलग-अलग भूमिकाएं निभा रही हैं। चलिए अब शरीर की मध्य परत पर आते हैं, मेसोडर्म। स्रोत इसे बड़ा अच्छा नाम दे रहा है, मध्यमांस परत। ये नाम क्यों? हाँ, ये नाम काफी सटीक है, क्योंकि मेसोडर्म, मेसो मतलब मध्य, ये मुख्य रूप से शरीर को उसका ढांचा देता है, उसकी मजबूती और उसमें गति लाने वाली संरचनाएं बनाता है, मतलब शरीर का मांस या कोर स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या-क्या आता है? इसमें सभी तरह की मांसपेशियां आती हैं, स्केलेटल मसल्स जिनसे हम चलते फिरते हैं, कार्डियक मसल जो दिल को धड़काती है, और स्मूथ मसल्स जो अंदरूनी अंगों में होती हैं। ठीक है। साथ ही शरीर का पूरा ढांचा, हड्डियां और कार्टिलेज, ये भी मेसोडर्म से ही बनता है। ओके, हड्डियां और मांसपेशियां। और इन सबको जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू, जैसे त्वचा की गहरी परत, डर्मिस, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सब भी मेसोडर्मल हैं। तो मतलब शरीर का पूरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम मेसोडर्म से आ रहा है। और क्या-क्या बनता है इस मीट लेयर से? अरे बहुत कुछ। हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और ब्लड वेसल्स मेसोडर्म से विकसित होता है। पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? हाँ, और खून की सारी कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक सेल्स, वो भी यहीं से बनती हैं। हमारे जरूरी अंग जैसे कि किडनी और यूरेटर्स भी मेसोडर्मल हैं। किडनी भी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य अंग ओवरीज और टेस्टिस भी इसी परत से बनते हैं। अच्छा। और शरीर की जो अंदरूनी कैविटीज हैं, जैसे पेट की कैविटी पेरिटोनियम, फेफड़ों के आसपास प्लूरा, दिल के आसपास पेरिकार्डियम, उनको ढकने वाली परतें भी मेसोडर्म से ही बनती हैं। एक और चीज स्रोत में लिखी है, नोटोकॉर्ड, वो भी मेसोडर्म से बनता है। उसका क्या काम है? हाँ, नोटोकॉर्ड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि टेम्पररी संरचना है जो खुद मेसोडर्म से बनती है। इसका मुख्य काम है एक सिग्नल भेजना। सिग्नल? किसको? इसके ठीक ऊपर जो एक्टोडर्म है, उसको ये सिग्नल देता है कि तुम न्यूरल ट्यूब में बदलो। तो एक तरह से ये CNS के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। ये परतों के बीच कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, ये इंडक्शन का काम करता है? बिल्कुल। बाद में वयस्क अवस्था में नोटोकॉर्ड लगभग गायब हो जाता है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी रीढ़ की हड्डी की डिस्क के बीच में न्यूक्लियस पल्पोसिस के रूप में रह जाता है, और वो न्यूक्लियस पल्पोसिस खुद भी मेसोडर्म से ही बनता है। दिलचस्प। और स्रोत में VACTRL एसोसिएशन का भी जिक्र है, जो मेसोडर्मल डिफेक्ट से जुड़ा है। ये क्या चीज है? क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? हाँ, वैक्टल। देखिए, ये एक एक्रोनिम है, मतलब हर अक्षर का एक मतलब है। ये जन्म दोषों के एक समूह के लिए है जो अक्सर एक साथ पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष हैं इसमें? V है वर्टिब्रल डिफेक्ट्स, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत। A है एनल एट्रेसिया, गुदा का अविकसित होना। C है कार्डियक डिफेक्ट्स, दिल में खराबी। TE है ट्रेक्यो एसोफेजियल फिस्टुला, सांस की नली और खाने की नली के बीच असामान्य जुड़ाव।
R है रीनल एनोमलीज, गुर्दे में दिक्कत, और L है लिम्ब डिफेक्ट्स, हाथ पैर में बनावटी खराबी। ये तो काफी अलग अलग अंगों के दोष लग रहे हैं। इनका मीजोडर्म से क्या लेना देना? यही तो महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इन दोषों को देखें, वर्टिब्रा हड्डी, हार्ट मांसपेशी, कनेक्टिव टिश्यू, किडनी, लिम्स हड्डी मांसपेशी, ये सभी मुख्य रूप से मीजोडर्म से बनने वाली संरचनाएं हैं। हाँ, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। बिल्कुल। एनल एंट्रेजिया और टी फिस्टुला में एंडोडर्म और मीसोडर्म दोनों का रोल होता है, लेकिन मीसोडर्मल कंपोनेंट बहुत जरूरी है। तो जब ये अलग अलग डिफेक्ट्स एक ही बच्चे में एक साथ मिलते हैं, तो ये एक इशारा होता है कि शायद भ्रूण के विकास के दौरान मीसोडर्म परत के बनने या उसके डिफरेंशिएशन में कोई बड़ी व्यापक समस्या हुई होगी। अच्छा, तो ये पैटर्न पहचानने में मदद करता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक परत में गड़बड़ी होने पर शरीर के कितने अलग अलग सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। ये वाकई दिखाता है कि मीजोडर्म कितना फाउंडेशनल है। चलिए अब आखिरी परत पर आते हैं, एंडोडर्म, सबसे भीतरी परत। स्रोत इसे आंतरिक परत कहता है। हाँ, और ये नाम भी इसके काम को अच्छे से बताता है। एंडोडर्म, एंडो मतलब अंदर। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदरूनी ट्यूब्स और उनसे जुड़ी ग्रंथियों की लाइनिंग बनाता है। अंदरूनी ट्यूब्स जैसे? सबसे प्रमुख है हमारा पूरा पाचन तंत्र, एसोफेगस, पेट, छोटी और बड़ी आंतें, इन सब की जो अंदरूनी सतह है वो एंडोडर्म से बनती है। सिर्फ एनल कैनाल का सबसे निचला हिस्सा एक्टोडर्म से होता है। पूरा गट ट्यूब की लाइनिंग और पाचन से जुड़ी ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियाज। हाँ, वो भी एंडोडर्म से ही निकलती हैं। लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सब पाचन नली के ही उभार मतलब आउटपाउचिंग्स या बड्स के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी गट ट्यूब के एक उभार से बनता है। इसलिए फेफड़ों, ट्रैकिया, ब्रोंकाई की अंदरूनी परत भी एंडोडर्मल होती है। ओके, तो गट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग और यूरिनरी सिस्टम? मूत्राशय और मूत्रमार्ग का भी ज्यादातर हिस्सा एंडोडर्म से ही विकसित होता है। तो पाचन, श्वसन और कुछ हद तक यूरिनरी सिस्टम की लाइनिंग एंडोडर्म से। और कौन सी ग्रंथियां इससे बनती हैं? स्रोत में थायराइड वगैरह का जिक्र था। बिल्कुल। कई महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्रंथियां भी एंडोडर्मल ओरिजिन की हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथियां जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती हैं, और थाइमस ग्रंथि जो बचपन में इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। ये सब एंडोडर्म से विकसित होती हैं। स्रोत में थायराइड की पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स का भी उल्लेख है जो कैल्सिटोनिन बनाती हैं। इन्हें भी मुख्य रूप से एंडोडर्मल ही माना जाता है, हालांकि कुछ लोग न्यूरल क्रेस्ट का भी योगदान मानते हैं, पर हमारे स्रोत के हिसाब से ये एंडोडर्मल है। ठीक है, तो हमने तीनों परतों एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म और उनसे बनने वाली अनगिनत संरचनाओं की एक झलक देख ली। त्वचा और दिमाग से लेकर हड्डियां, मांसपेशियां, दिल, गुर्दे, फेफड़े, आंतें, सब कुछ इन्हीं 3 बेसिक परतों से शुरू होता है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें हम? इसका सबसे बड़ा मतलब है मेरे ख्याल से विकास की अविश्वसनीय क्रमबद्धता और एफिशिएंसी। कैसे कुछ शुरुआती सीधी साधी सी दिखने वाली कोशिका परतें सही समय पर सही सिग्नल फॉलो करते हुए इतनी जटिल और विविध संरचनाएं बना देती हैं। हाँ, ये सोचना ही कमाल है। ये जीव विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है, और जैसा हमने देखा ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इन प्रक्रियाओं को समझना चिकित्सा के लिए बहुत जरूरी है। वैक्टियल एसोसिएशन हो या क्रेनियोसेरेंजियोमा, ये उदाहरण दिखाते हैं कि इन शुरुआती चरणों में जरा सी गड़बड़ी भी कितनी गंभीर जन्मजात विसंगतियों का कारण बन सकती है। बिल्कुल। जब हम इसे बड़ी तस्वीर में देखते हैं तो ये जीवन की शुरुआत में चलने वाली जटिल मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर मशीनरी की एक झलक देता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो अरबों सालों के इवोल्यूशन का नतीजा है। ये वाकई विकास की प्रिसिजन पर सोचने को मजबूर करता है, और ये भी सोचने को कि अगर इन शुरुआती रास्तों में कोशिकाओं के बीच सिग्नलिंग में या उनके डिफरेंशिएशन के टाइमिंग में जरा सा भी फर्क आ जाए तो कितने अलग नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल सही। ये हमें उस जटिल तालमेल की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है जो अरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक फंक्शनल जीव बनाने के लिए करती हैं। हाँ, और ये भविष्य की तरफ भी इशारा करता है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। ये सवाल उठता है कि क्या हम इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग भविष्य में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं? जैसे क्या हम क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को रीजेनरेट करने के लिए इन विकासात्मक सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं? या क्या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के कारणों को बेहतर समझकर उनके लिए नए इलाज खोज सकते हैं? बिल्कुल।
जैसे जैसे हम इन शुरुआती प्रक्रियाओं को और गहराई से समझेंगे, वैसे वैसे इन सवालों के जवाब मिलने की संभावना बढ़ेगी। वाकई, ये सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार तक